हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2010 के MCQs कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको 10 साल के MCQs करवा दिए हैं। 2019 से लेकर 2010 तक जितने भी MCQs थे वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके अलावा मॉडल पेपर जो मैथ का आया था इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से, मैंने वो भी आपको सारे MCQs करवा दिए। आज मैं आपको कुछ MCQs अपनी तरफ से करवा रहा हूं। आपने ये MCQs भी करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर नंबर 1 में आपको कौन से MCQs करने होंगे इन 10 इयर्स के MCQs के अलावा। चैप्टर नंबर 1 में आपको एक छोटी सी चीज़ पहले करनी होगी। आपको जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको दिया हुआ है एक फंक्शन f(x) = x², और अगर वो आपसे पूछता है फाइंड f of 2 का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 पुट कर दो, तो x² है तो 2² हो जाएगा, 2² 4। इस तरह का कोई MCQs आ सकता है। ज़रूरी नहीं है f of 2 ही मांगे और ज़रूरी नहीं है x² ही लिखा हुआ हो। x² लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें, और अगर √(x) लिखा हुआ है तो √(x) की वैल्यू निकाल लें। तो आपको सिंपल लॉजिक ये है कि जहाँ जो वैल्यू मांगी गई है उस वैल्यू को गिवन फार्मूले में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर आप कर दें तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो आती है लिमिट वाले। अब लिमिट के कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वो फार्मूले पहले भी आ चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट हो रहे हैं। एक तो आपको लिमिट इस तरह की पूछी जाएगी, फाइंड द लिमिट फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2। मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल एज इट इज़ आ जाए, लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आएगी तो आपने क्या करना होगा, आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। जब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे तो नीचे वाले न्यूमरेटर को, ऊपर वाले को आपने फैक्टराइज करना होगा। जब आप ऊपर वाले को न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेंगे तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ फार्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। एक फार्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x = 1। यानी कि साइन के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई है अगर अपॉन में वही चीज़ है तो लॉजिक क्या है उसकी कि आंसर आएगा 1। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है cx लिखा हुआ हो तो आपको c लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3x लिखा हुआ हो। लॉजिक ये बनानी होगी आपको कि जो साइन के साथ में लिखा हुआ है वही चीज़ आपको जो है नीचे बनानी होगी, तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो लिमिट x टेंड्स टू a है और यहाँ लिखा हुआ है x⁻n - a/x - a। इसका फार्मूला आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है a/n - 1। ये मैं देख लूँ, इसको वेरीफाई कर लूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है। एक सेकंड लगेगा क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल सही है, यही है n/n - 1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसके अलावा एक फार्मूला और है जो आपको याद करना है कि अगर फ़र्ज़ करें लिमिट x टेंड्स टू 0 है और cos x लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। इसी तरह एक फार्मूला और है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x बराबर है e। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है कि जो चीज़ 1 के नीचे लिखी हुई हो वही होल पावर में हो तो आंसर क्या आ जाता है, उसका e आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x x इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आपका तो खुद ब खुद काम हो जाएगा। MCQs की तैयारी की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास लिमिट अगर लिखी हुई है x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x तो इसका आंसर होता है 1 के बराबर। इसी तरह अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है a⁻x - 1 अपॉन में लिखा हुआ है x
तो ये बराबर होती है ln a के। इसी तरह अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर लिखा हुआ है ln 1 प्लस ई की पावर x अपॉन x, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। सही है जनाब। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 से रिलेटेड हैं और ये 1.2 से रिलेटेड है, छोटा सा MCQ से ये आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये तो बात थी चैप्टर नंबर 1 की। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की कि चैप्टर नंबर 2 में से क्या क्या आ सकता है। चलिए जनाब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो पहली चीज़ है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, वो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट के दरमियान x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। तो हो सकता है आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स आर दिस 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 और दिस, तो डिस्टेंस फार्मूला आएगा तो काम 1 सेकंड में हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही चीज़ें, कुछ और नहीं है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। 2.2 में जो पहली चीज़ है वो है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में ऊपर और नीचे नेगेटिव का साइन लगा दें तो आपका फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का बन जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फार्मूला हो सकता है आपको दो पॉइंट्स देते हैं और कहा जाए कि द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर दिस 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 और दिस, तो चार में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूले के ज़रिए आपसे सेंट्रॉइड भी पूछा जा सकता है और सेंट्रॉइड की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक्सरसाइज 2.2 से पहले आपको नज़र आ जाएगा। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, पांचवा कॉन्सेप्ट, वो ये है इन सेंटर का। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूले के ज़रिए आपसे सेंट्रॉइड तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सेंट्रॉइड बहुत बड़ा है। हाँ, क्वेश्चन में आ जाएगा, MCQs में नहीं आएगा, लेकिन इन सेंटर की डेफिनेशन आ सकती है। क्या होती है इन सेंटर की डेफिनेशन? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 2.2 से पहले आपको डेफिनेशन नज़र आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.2 से पहले वाले पेज पे देखेंगे तो आपको डेफिनेशन नज़र आ जाएगी। तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट। अब आ जाए एक्सरसाइज 2.4 में। एक्सरसाइज 2.4 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का दूसरा फार्मूला क्या होता है? जब आपको इंक्लिनेशन दी जाती है m इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, यानी कि अगर आपको एंगल दिया जाए तो आप एंगल के ज़रिए स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? tan को करके कि 1090 या 1045 वॉट एवर जो भी है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये भी आता है, कभी कभार ये भी आ जाता है कि जी द स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज़ दिस, द स्लोप ऑफ सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट इज़ दिस। तो आप फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया तो एंगल क्या बनेगा? 45, 1045 होता है 1। सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया तो एंगल बन गया 135 और 135 क्या होता है? -1।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर स्लोप के ज़रिए आपको एंगल निकालना हो, ये वाले स्लोप m1 और m2 दिए हो, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये सेटिंग आपको स्लोप की याद रखनी है। स्लोप के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं MCQs के अंदर, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद ब खुद बात क्लियर हो जाएगी। चलें अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की। एक्सरसाइज 2.5 में आपको सारी इक्वेशंस याद करनी है। एक इक्वेशन ये कि जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गई तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि जी स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है। स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1। इसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। इसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह आपको बाकी फॉर्म्स भी आनी चाहिए। और कौन सी फॉर्म्स रह गई हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। इसी तरह आपको 2 पॉइंट फॉर्म भी होनी चाहिए याद। क्या फॉर्म होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये 2.5 की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में आपके पास दो एक्सरसाइजेज हैं, एक 3.2 और एक 3.3, 3.1 और 3.3। अब 3.1 के मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 3.1 का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर है 0। ये आपको याद होना चाहिए, आ चुका है एग्जाम के अंदर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर है 0। ये भी आ चुका है 2014 में, आई थिंक आ चुका है। इसके अलावा आपको लाइन के ज़रिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइन के ज़रिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और भी बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। दो लाइंस के ज़रिए अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 कॉमा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी हो तो बस ये याद रखिएगा, ये जो मैंने तीनों लिखे हैं, a1 का मतलब होता है पहली लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x, b1 का मतलब होता है पहली लाइन में कोफिशिएंट ऑफ y, c का मतलब होता है कांस्टेंट। इसी तरह a2 क्या होगा, दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या होगा, दूसरी लाइन में y का कोफिशिएंट, और c2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपको याद रखने वाली बात थी, ये मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके अलावा है कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। 3 लाइन्स कंकरेंट कब होती हैं, जब आपके पास वो तीनों लाइन्स को आप डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो आप कहते हैं कि लाइन्स क्या हैं, कंकरेंट है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। 3 लाइन्स हैं, अगर 3 लाइन्स हैं उनका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आप कहते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये एक MCQs आ चुका है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। किसी ट्राइंगल के जो आप
एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मिलती हैं और वो कंकरेंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 113 के ऊपर है। और क्या है जनाब इसके अंदर, अच्छा, लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर दो लाइंस का इंटरसेक्शन, आपने दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो आपको जो है वो तीसरी लाइन निकालनी है, यानी कि ये आपकी जो है वो रिक्वायर्ड लाइन है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, के मेथड, L1 + K L2 = 0। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। पेज नंबर 117 के ऊपर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। और आगे चलते हैं, 3.2 पर आ जाते हैं। 3.2 में जो आपके पास थ्योरम है, पेज नंबर 122 के ऊपर थ्योरम है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। कि अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ax + by + c = 0। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इस तरह लिखा जाता है, ax + by + c = 0। इसके अलावा किसी और फॉर्म में अगर स्ट्रेट लाइन लिखी जाएगी तो वो जनरल इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अगर b जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो, यानी कि b अगर पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है पेज नंबर 123 पे, कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 है तो जो ये पॉइंट होगा ये अबव द लाइन होगा, और ऐसी सूरत में जो ax + by + c जो है वो > 0 होगा। और जो है ये पॉइंट बिलो, अगर वैल्यू जो है बिलो आ जाए तो ये होगा ax1 + by1 + c जो है वो <0 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 10 ईयर्स में पूछा गया है। इस दफ़ा भी पूरा चांस है इसका कि ये आ सकता है। चलिए जनाब, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जनाब आपके पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। इसके सवाल बहुत आते हैं। एक पॉइंट का और एक लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है d = ax1 + by1 + c का एब्सोल्यूट a² + b² का रूट। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपको एक पॉइंट दिया जाता है और कहा जाता है कि जी x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप y की वैल्यू लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा तो आप x की वैल्यू लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट है 2 3 और पूछा जा रहा है कि जी इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आप y की वैल्यू लिख देंगे जी डिस्टेंस जो है वो 3 है, दैट्स इट। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जी y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आप x की वैल्यू लिख दें d = 2। ऑप्शन में आपको नज़र आ जाएगा MCQs के। अगला कॉन्सेप्ट देखिए जनाब। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, यानी कि L1 और L2 के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले लाइन 1 का इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे, पॉइंट आप रखेंगे 0 0, फिर आप लाइन 2 का इस फॉर्मूले के ज़रिए डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप रखेंगे पॉइंट 0 0, लाइन L2 का निकालेंगे, L1 का निकालेंगे, दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.2 का, आप देख लीजिएगा। अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 1 1 1। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये भी आपको पता चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स हैं तो इसका जो एरिया होगा, ये साइन एरिया की है, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ऐसे सवाल बहुत दफ़ा आ चुके हैं कि जी अगर पॉइंट 3 लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो बताएं उसका एरिया क्या होगा। उसका एरिया ऑब्वियसली 0 होगा। इसके अलावा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 1/2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4 का डिटर्मिनेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं,
और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दैट्स इट। तो आपको बस ये वाली बात जो मैंने बताई है याद रखिएगा कि कोलिनियर पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रिपरेशन करी है। अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है वो चैप्टर्स की प्रिपरेशन करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।